कि व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसे काबिल और एक ताकतवर इंसान की जिन्होंने अकेले ही अमेरिका के साथ साथ के पूरे नेटो ग्रुप का मुकाबला किया, बल्कि अब तो ये भी कहा जा सकता है कि न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उस मुकाबले में इन सारे देशों को कड़ी शिकस्त पे शिकस्त दी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से लगभग यह बात क्लियर हो चुकी है कि रसिया और यूक्रेन के वॉर में ऑलरेडी रसिया जीत चुका है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बहुत जल्द ही हम लोग देखेंगे या तो यूक्रेन की फौज ऑफिशियली सिलेंडर कर चुकी होगी या फिर यूक्रेन के लीडर्स की पुतिन के साथ हम लोग समझौते के लिए टेबल पर भी दिखाई देंगे। फिर इस तरह की कोई और भी काम हो सकती है जो दरअसल ऑफिशियली इस बात का ऐलान होगा कि रसिया की ये जंग जीत चुका है। मगर दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग चल रही है, इसकी वजह से अब एक और बार फिर पिछली कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन की पूरी दुनिया के अंदर चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चाओं में आने की वजह है कि उनके कुछ ऐसे फैसले, उनके कुछ ऐसी एक्टिविटीज और उनके कुछ ऐसे काम जो इसराइल और फिलिस्तीन के इस जंग की तस्वीर को बदल नहीं सकते, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के नक्शे को और इस दुनिया की राजनीति को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। हिंद टीवी के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग से 1-2 दिन से वायरल होने वाले इन सारे फोटोज और वीडियोस को देखिए। ये दरअसल कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि वो लम्हे हैं कि जिन्हों अमेरिका उसके इसराइल जैसे पक्के दोस्तों को न सिर्फ पूरी तरीके से हिला कर रख देगा, बल्कि वो दर्द दिया कि जो उन लोगों का शायद पिछले कई सालों में नहीं मिला होगा। दरअसल दोस्तों, मैटर ये है कि जब रसिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो अमेरिका की तरफ से लगातार पूरी दुनिया में रसिया के खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया गया था ताकि जल्द से जल्द रसिया को पूरी तरह से दुनिया में आइसोलेट किया जा सके। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसा कि नॉर्थ कोरिया या फिर कुछ हद तक ईरान को भी किया गया था। हद तो तब हो गई कि जब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट ही निकाल दिया गया। दरअसल अमेरिका का एक ऐसा मंसूबा था जिसके जरिए से वो पुतिन को भी बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करना चाहता था जिस तरह से किसी दौर में इराक को सद्दाम हुसैन या फिर लीबिया की गद्दाफी को किया गया था। अमेरिका के इस कदम की वजह से अब व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश रसिया से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि न सिर्फ उनको बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि इस अरेस्ट वारंट की वजह से जैसे ही पुतिन दुनिया के किसी और देश में पहुंचेंगे तो उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर अमेरिका का या फिर उसको सारे दोस्त अपने सबसे बड़े दुश्मन पुतिन के साथ क्या करते हैं ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आप लोग बस इतना समझिए कि यूक्रेन रसिया वॉर शुरू होने के बाद पुतिन ने सिर्फ 5-6 देशों का ही दौरा किया और वो भी वो सारे देश हैं कि जो किसी दौर में रसिया की मतलब यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। आज भी पुतिन उन सारे देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मिसाल के तौर पर बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या इस तरह के और सारे देश, इनको छोड़कर पुतिन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 देशों को ही दौरा किया गया था। उसमें से एक था चाइना जबकि दूसरा था ईरान देश। अब जाहिर है कि दोनों ही देश तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, इसीलिए पुतिन को पता था कि यहाँ पर जाने पर कोई खतरा नहीं है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस के शुरू में ही बताया कि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू होने के बाद जब लगभग सारे मीडिया सोर्सेज से ये बात क्लियर हो चुकी है कि रसिया पूरी तरीके से इस जंग में बढ़त हासिल कर चुका है और लगभग जीत चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तो अब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन भी दूसरे रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बाकी सारे देशों का दौरा करना शुरू भी कर दिया है, बल्कि वो तो अमेरिका से बदला लेकर उसको मजा भी चखाना चाहता है और इसको लेकर दौरा करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए पुतिन की लिस्ट में सबसे पहला नाम आया यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब कि यूएई और सऊदी अरबिया जैसे अरब देशों का। वैसे तो दौरा हो रहा है ये भी अपने आप में एक काफी बड़ी बात थी। यूएई और सऊदी अरबिया जैसे अरब देशों का वैसे तो ये दौरा हो रहा है ये भी अपने आप में एक काफी बड़ी बात थी, क्योंकि जब से अरेस्ट वारंट जारी हुआ था जब से ही किसी ऐसे देश में पहली बार जा रहे थे। मगर हद तो तब हो गई और पूरी दुनिया मीडिया को कोहराम तो उस वक्त मचा जब यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देशों से पुतिन की स्वागत के वीडियोस और फोटोज पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गए। दरअसल ये एक ऐसा स्वागत था कि जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, बल्कि मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले कई सालों के इतिहास में यूएई के अंदर दुनिया के किसी भी नेता का इतना शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ ही नहीं था। तो अब सवाल ये है कि आखिर पुतिन को इतना बड़ा और शानदार स्वागत क्यों किया गया, वो भी ऐसे अरब देशों में कि जिनको हमेशा से ही सबसे ज्यादा अमेरिका के करीब माना जाता है। जबकि याद रहे कि आज से सिर्फ कुछ ही महीने पहले तक तो सिर्फ चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के ज्यादातर देश न तो खुद चाहते थे कि पुतिन उनके यहाँ पर आए और न ही पुतिन खुद वहाँ जा
जा रहे थे, क्योंकि उन सारे देशों को डर था कि अगर पुतिन यहाँ पर आएंगे तो हम नहीं जानते कि अमेरिका की तरफ से किस तरह के एक्शन होगा। फिलहाल अब जो हम लोगों को यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देशों जो कुछ भी नजर आ रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली जंग दरअसल पिछले एक लंबे वक्त से ही इन सारे देशों की हुकूमतों पर इनकी आम पब्लिक की तरफ से बड़ा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका इनकी एक न सुनने की तैयार नहीं है। बल्कि एक वक्त पर तो ऐसा भी लगा कि अमेरिका ने इन सारे देशों को कोई वैल्यू ही नहीं दी, बल्कि वो तो इनको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। और उसी चीज का नतीजा था कि अरब देश ने पहले ही तो चाइना से कांटेक्ट किया और बाकायदा वहाँ पर ये सारे लोग पहुँचे, मगर बाद में भी चाइना ने भी वो सब कुछ नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही, बल्कि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल रहा। इसलिए अब फाइनली रशिया से अरब देशों की नजदीकियां बढ़ रही है और रशिया के साथ अरब देश हाथ मिला रहे हैं। और इस तरह का स्वागत करके तो उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका और इसराइल को बड़ा इशारा दिया है। और व्लादिमीर पुतिन जब यूएई के लीडर के साथ बैठे थे तो उन्होंने टेबल पर मीडिया के सामने यह बात भी क्लियर कर दी कि जिनको चंद बड़े मुद्दों के ऊपर हम लोगों की बातचीत होने वाली है, उसमें से एक मुद्दा इसराइल और फिलिस्तीन का है। यह पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों देशों के दौरे के फौरन बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ईरान को भी होस्ट किया जा रहा है। मतलब ईरान के लीडर रशिया पहुंचेंगे और वहां पर इन लोगों के बीच बातचीत होगी। यही वजह है कि जियोपॉलिटिक्स के समझ रखने वाले लोगों का अब यही मानना है कि हो न हो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। मिडिल ईस्ट और रशिया के बीच अंदर ही अंदर कुछ न कुछ जरूर पक रहा है, जो अमेरिका स्पेशली इसराइल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ वक्त पहले तो रशिया की तरफ से इसराइल को एक ऐसी वार्निंग दी गई थी जिसकी वजह से काफी हलचल मच गई, और वो वार्निंग थी सीरिया को रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे हमास और इसराइल के बीच जंग शुरू हुई थी तब इसराइल के खिलाफ और भी कई तरफ से जंग खुल गए थे, जिसमें से एक तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ से था, एक यमन में मौजूद हुतीस्ट के इसकी तरफ से था, जबकि एक सीरिया और इराक के इलाके में मौजूद उन लड़ाकों की तरफ से भी था जिनको ईरान प्रॉक्सी माना जाता है। मगर सीरिया और इराक में मौजूद इन लड़ाकों ने इसराइल को डायरेक्ट टारगेट करने के बजाय ये सारे मेन बेसेस को टारगेट करना शुरू किया कि जो अमेरिका के सीरिया या फिर इराक के इलाके में मौजूद है। इन लोगों की तरफ से बिल्कुल शुरुआती दिनों में से ही लगातार एक के बाद एक अमेरिका के बेसेस के ऊपर कई अटैक किए गए, मगर अमेरिका ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स किया ही नहीं। अगर किया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपना बोझ भरम बचाने के लिए, मिसाल के तौर पर 100 में से बिल्कुल 5%। हालांकि दोस्तों, इसराइल की तरफ से शुरुआती दिनों में सीरिया या इस तरह के इलाकों में एयर स्ट्राइक वगैरह देखी गई थी, लेकिन अमेरिका न सिर्फ खुद खामोश रहा बल्कि बार बार इसराइल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की और ये सलाह दी कि वो इन सारी चीजों को देखता रहे और उन इलाकों में बिल्कुल भी कार्रवाई करने के बारे में सोचे बिना। और अमेरिका ये जो इस तरह की बिल्कुल खामोश बैठा था, ये सिर्फ और सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया के भी इन सारे इलाकों में बेसिस मौजूद है। अमेरिका और रशिया जैसे देशों इन सारे इलाकों में बेसिस क्या कर रहे हैं, अगर ये जानना है तो जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल जिस तरह से किसी दौर में इराक या फिर लीबिया जैसे देशों में हुकूमत का तख्ता पलट किया गया था, बिल्कुल इसी तरह से किसी दौर में सीरिया के जो राष्ट्रपति यानी बशर अल असद की उनकी हुकूमत का भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, बल्कि काफी हद तक अमेरिका और उनके साथी चीज में कामयाब भी हो गए थे। अमेरिकन फौज की मदद से सीरिया के जो बागी थे उन्होंने बड़ी तेजी के साथ असद गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई की और बढ़त बढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग बशर अल असद की सीरिया में गवर्नमेंट जाने ही वाली थी, मगर आखिरी वक्त में इस जंग में एंट्री हुई रशिया की, और रशिया के इस जंग में कूदते ही जंग की तस्वीर बदलना शुरू हो गई। बशर अल असद की गवर्नमेंट की जो फौज थी, अब उसने न सिर्फ अपने पुराने सारे इलाकों को वापस लेना शुरू किया, बल्कि अपने आप को काफी हद तक स्टेबल भी कर लिया। और तब से लेकर आज तक लगातार सीरिया में जो बशर अल असद की गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं रशिया और यूक्रेन, रशिया और कुछ हद तक ईरान का ही हाथ है। सीरिया में जंग बंदी तो लंबे वक्त से पहले ही हो चुकी है, मगर अमेरिका और रशिया के जो फौज के जो इस जंग लड़ रही थी, उनके बेसिस आज भी वहाँ पर मौजूद है। और यही वो चीज है कि जो इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अमेरिका के शुरू से ही कोशिश ही की किसी भी तरह से जंग ज्यादा न फैले और एक रीजनल वॉर में न बदल जाए, वहीं दूसरी तरफ हमास या इस तरह के इसके जितने भी साथी ग्रुप हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाए। ईरान देश जो इसराइल के खिलाफ इस जंग में खुलकर नहीं कूद रहा, उसके
इसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है क्योंकि ईरान को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे इस जंग में कूदने के बाद मैं अकेला न रह जाऊं, क्योंकि जाहिर है कि अगर ईरान कूदेगा तो अमेरिका और उसके साथी तो इसराइल की तरफ से कूद ही जाएंगे। लेकिन अगर ईरान की तरफ से इस जंग में कोई भी नहीं आया तो ईरान का हारना तय हो जाएगा। मगर ये जंग दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच डिवाइड हो जाए और इन लोगों के पीछे रसिया आकर खड़ा हो जाए तो जाहिर है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि किसका पलड़ा भारी होगा। जिसे धमकी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो धमकी भी दरअसल रसिया की तरफ से इसी चीज के रिलेटेड दी गई। जब इसराइल की तरफ से सीरिया के इलाके में कुछ एयर स्ट्राइक वगैरह की गई थी तो रसिया की तरफ से धमकी देते हुए यह कहा गया था कि इसराइल ये जो कुछ कर रहा है उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि जो सीरिया और हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, और इसराइल की सीरिया पर इस तरह से एयर स्ट्राइक करने से ये जंग एक रीजनल वॉर में बदल सकती है। तो दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं कि व्लादिमीर पुतिन और मिडिल ईस्ट के इन देशों के बीच जो कुछ भी चल रहा है मीडिया में काफी चर्चाओं में रहेगा। फिलहाल आज के अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह का नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।